नमस्कार दर्शकों, मैं अदिति सिन्हा आप सभी का हमारे कार्यक्रम मंथन में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको उन योजनाओं से जोड़ते रहे हैं जो सरकार द्वारा आपके लाभ के लिए और हमें नए इंडिया की ओर ले जाने के लिए बनाई गई है। आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है और इसके पीछे जो योजनाएं हैं वो अहम रोल अदा करती नजर आ रही हैं। पहले भी हमने कई योजनाओं पर बात की है, आज भी हम कई योजनाओं पर बात करने जा रहे हैं। आज योजनाओं पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो मुख्य अतिथि भी मौजूद हैं। आइए पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं, फिर आपको आगे योजनाओं की जानकारी देते हैं। सबसे पहले हैं हमारे बीच कुमार दिनेश जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत। वहीं हमारे बीच दूसरे हैं मुकेश हिसारिया जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ब्लड डोनेशन संस्था चलाते हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते दर्शकों, विकास की बात हो रही है, नए इंडिया के निर्माण की बात हो रही है और हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज हमारा जो नया इंडिया है, न्यू इंडिया है, वो काम कर रहा है। हम नए इंडिया की ओर बढ़ते भी जा रहे हैं। तो ऐसे में आज हम सबसे पहले जिस योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अटल पेंशन योजना। मैं सबसे पहले कुमार दिनेश जी से पूछना चाहूँगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से रहे हैं। तो सर, आप ये बताइए कि अटल पेंशन योजना क्या है हमारे दर्शकों को और किस तरह से ये लाभदायक साबित हो रहा है हमारे समाज के लिए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि अटल पेंशन योजना हमारी जो नई भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसके सोच के मूल में आम आदमी है। नीति निर्धारण का पहला लक्ष्य है कि आम आदमी का कल्याण हो। इसलिए उन्होंने जो समाज के जो पिछड़े मतलब जो लोग वंचित रह गए हैं, साधनहीन हैं, उन सब लोगों की चिंता प्रधानमंत्री ने की है। और अटल पेंशन योजना इन्हीं चिंताओं से उपजी हुई एक योजना है कि जिसमें आप साल में 312 रुपये या बहुत कम राशि दे करके एक पेंशन अपने लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। जब आप अपने सामान्य जीवन से, सक्रिय जीवन से आप रिटायर करते हैं तो आपके पास एक सहारा होता है कि आप पेंशन ले सकें और आपके पास अपने ज़रूरी खर्चों को निपटा सकें। तो अटल पेंशन योजना आम आदमी के लिए बड़ी लाभकारी योजना है और मुझे लगता है कि सबको इसका लाभ लेना चाहिए जी। और अब जहाँ तक ये है कि ये योजना इतनी कल्याणकारी है, लाभकारी है, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि इस योजना को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए जितना काम बैंकिंग संस्थाओं की ओर से होना चाहिए था जी। वो उस तरह से नहीं हो रहा है। जैसे इस योजना में अगर आप बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके लिए कैंप लगाए जाते हैं जी। तो अटल पेंशन योजना में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए और लाभार्थी बनाने के लिए एक बैंकों की ओर से अगर हर 3 महीने पर अगर कैंप लगाया जाए तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा लोगों तक इस योजना की पहुंच हो पाएगी जी। जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि अटल पेंशन योजना जो है वो हर उम्र के लिए, मतलब हर उम्र के लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो रही है और आगे चलकर लोगों को लाभ भी देने वाली है। इससे सरकार का एकमात्र ये चिंता रही है कि हम आगे चलकर भी दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें, किसी पर निर्भर ना रहें, हम आत्मनिर्भर बने। और इसी के लिए ये योजना चलाई गई है ताकि आप जब 60 के उम्र को पार कर जाएं तब आपको पेंशन के रूप में कुछ राशि दी जाए, जो राशि आपके लिए, आपके जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो। वहीं दिनेश सर ने ये भी बताया कि थोड़े से प्रचार प्रसार की और ज़रूरत है, हमें थोड़ा गवर्नमेंट को थोड़ा और प्रचार प्रसार पर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार ज़्यादा प्रचार प्रसार पर ध्यान देगी, लोगों तक ज़्यादा इस योजना को पहुँचा पाएगी तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे अतिथि की तरफ, जो कि मुकेश जी हैं, और उनसे जानते हैं कि किस तरह से सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है, ग्रामीण योजना है, वो किस तरह से काम कर रही है, उसके क्या लाभ हैं और इस योजना को लाने के पीछे का सरकार का क्या उद्देश्य है। देखिए, सबसे बड़ी बात है अपने बिहार के लिए
कि इस योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 अक्टूबर 2014 को श्री स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया था। और इसका मूल उद्देश्य एक ही है कि जो गांव शहर से कटा हुआ है, बड़े शहरों से कटा हुआ, मेट्रो से कटा हुआ है, उसको आगे लाना, वहाँ के लोगों को मूल धारा में लाना। इसके लिए उन्होंने अपने सभी सांसदों को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हों, उनको ये मतलब उनके सामने ये प्रस्ताव दे के उनको एक गांव गोद लेने के लिए कहा। और ये लगातार जब से 2014 से लेके आज तक ये लगातार सिलसिला चल रहा है और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गांव में बिजली, पानी, जो सांसद जिस गांव को अपने गोद ले रहा है तो उस गांव को लगातार वो राष्ट्रीय पटल पर आने का मौका मिल रहा है। वहाँ के लोगों के बारे में लोगों को दिलचस्पी है। जैसे ही कोई सांसद किसी गांव को गोद लेता है, वैसे ही वो सांसद वो गांव राष्ट्रीय पटल पर आता है और वहाँ के लोगों को अच्छा लगता है। वो वहाँ पे तुरंत जल की व्यवस्था में सुधार होता है, बिजली की व्यवस्था में सुधार होता है, वहाँ शिक्षा का सुधार शुरू हो जाता है। तो ये मूल उद्देश्य था भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि छोटे छोटे गाँव को जो शहर से दूर हैं, मेट्रो से दूर हैं, उनको राष्ट्रीय पटल पर लाने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है और ये इसके अच्छे परिणाम नज़र आ रहे हैं। जी जी जी। जैसा कि आप सभी को मुकेश जी ने बताया कि ये जो आदर्श ग्राम योजना है वो सांसदों के लिए बनाया गया, सांसदों को गोद लेने को कहा गया गांव को। और इससे ये फ़ायदा हुआ कि सांसदों ने जब गांव को गोद लेना शुरू किया तो जिस तरह से हम गोद लिए हुए बच्चे की परवरिश करते हैं, उसी तरह से गांव की परवरिश का भी जिम्मा सांसदों पर चला गया। एक सबसे अहम योजना जो सबसे ज़्यादा चलती आई है जब से मोदी सरकार ने उस योजना को बनाया है, वो है स्वच्छ भारत अभियान। इसके अंतर्गत कई योजनाएं भी आई। तो मेरा सवाल दिनेश सर से होगा कि किस तरह से ये स्वच्छ भारत अभियान जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि देखा गया है कि हर गांव में शौचालय की व्यवस्था दी गई है, हर घर में शौचालय की व्यवस्था दी गई है। तो कितना लाभदायक ये योजना निकल कर आया और कितना ये योजना अपने आप को निखार पा रहा है? ये बिल्कुल सही आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छ भारत योजना शुरू की, इसके पहले सफाई और गंदगी और इस तरह की चीज़ों पर बात करना प्रधानमंत्री के लेवल से कभी हुआ ही नहीं। मतलब स्वच्छता को इस हाइट से इतनी ऊंचाई से एड्रेस करना, मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ। और सही बात तो ये है कि इस मुद्दे को गांधी जी ने उठाया था। जिस मुद्दे को राष्ट्रपिता ने स्वच्छ भारत अभियान को उठाया, वो स्वयं हरिजन बस्तियों में गए, उनके कल्याण की बात की। उन्होंने जो अखबार निकाला था उसका भी नाम हरिजन रखा था। जी जी। तो उस वंचित जो लोग भारत को या समाज को स्वच्छ करते थे, उनके प्रति समाज का एक दूसरे तरह का नज़रिया था, उसको बदलने की कोशिश हुई। और आज़ादी के बहुत वर्षों बाद जब 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता के केंद्र में आते हैं, तब ये सफाई की बात इतने ज़ोर शोर से शुरू होती है कि अब हर स्टेशन पर, सार्वजनिक जगहों पर लोग स्वच्छता के बारे में बात कर रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं और अपने बच्चों को भी ये कह रहे हैं कि भाई अगर तुमने केले का छिलका इधर उधर फेंका, नहीं उधर डालो। तो ये अवेयरनेस जो पैदा हुआ है, और जब स्वयं प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर सड़क साफ करने लगे, तो इससे बड़ी ब्रांडिंग क्या होगी। कोई भी मुहिम, कोई भी अभियान तभी सफल होता है जब उसमें समाज के शीर्ष वर्ग के लोग उसका नेतृत्व करते हैं। कहा भी गया है, महाजनों ये न गतः सपंथा। जिस रास्ते से महाजन यानी बड़े लोग आचरण करते हैं, वही रास्ता समाज के लिए होता है। तो प्रधानमंत्री ने ये बड़ा संदेश दिया कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारी समृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दूर होंगी। और स्वच्छता वैसे हमारी भारतीय संस्कृति का अंग रहा। अभी दिवाली बीती है। जी जी। दिवाली हमारे लिए ये जो दिवाली का त्यौहार है, वो घरों में आप सफाई करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और ये मान्यता हमारे मन मानस में बसी पड़ी है कि जहाँ गंदगी होगी वहाँ लक्ष्मी नहीं आएगी। तो जिन बातों को हम लोग सांस्कृतिक रूप से जी रहे थे, प्रधानमंत्री ने उसको राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से एस्टेब्लिश किया और उसका असर नीचे तक महसूस हो रहा है। जैसा कि दिनेश जी ने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर ये बताया कि हम साफ रहेंगे,
स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तभी हम समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सबसे ज़रूरी है कि हम स्वच्छ रहें, और इस पे पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने जोर देकर काम किया, क्योंकि प्रधानमंत्री ऊंचे स्तर से लोग कभी सफाई की बात कर ही नहीं पाते थे, और सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। हर जगह शौचालय बनाए जा रहे हैं, जो कि एक दर्शाता है इस चीज़ को कि हम नए इंडिया की ओर चल चुके हैं, नए इंडिया का निर्माण हो रहा है। वहीं नए इंडिया की बात की जाए तो इसमें मेक इन इंडिया भी बहुत अहम रोल निभा रहा है। तो मेरा सवाल होगा मुकेश जी से कि ये मेक इन इंडिया जो योजना सरकार द्वारा लाई गई, मोदी सरकार द्वारा, वो किस तरह से हमारे समाज में, हमारी जनता के लिए, जो देश की जनता है, उनके लिए लाभदायक साबित हो रही है? आप दर्शकों को बताएं। देखिए, 25 सितंबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सोच के अनुरूप देश को विकसित करने का जो प्रयास शुरू किया, उसमें उन्होंने व्यक्ति विशेष को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। अगर व्यक्ति विशेष अगर आत्मनिर्भर बनेगा तो उसका शहर आत्मनिर्भर बनेगा, फिर वो राज्य बनेगा। आपने कहा कि एक कड़ी है, और उसके बाद देश अगर आत्मनिर्भर बनेगा तो किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और इसी दिशा में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी मेक इन इंडिया बनाने की, वो 2014 में जो शुरू हुई, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको हर तरह से मोटिवेट करने के लिए, उनके अंदर की ऊर्जा को उपयोग में लाने की, कि जो व्यक्ति जिस चीज़ में पारंगत है उसको उसके अनुरूप ये सुविधा प्रदान की जाए कि वो उस चीज़ को राष्ट्रीय पटल पे लेके आ जाए और अपने जो अंदर की प्रतिभा है उसके ज़रिए अपना विकास करे, साथ में अपने राज्य का विकास करे, अपने शहर का विकास करे और देश का विकास करे। और इसी को, इसके साथ साथ व्यक्ति विशेष को उद्यमी बनाने के लिए उन्होंने जो प्रयास शुरू किया, उसको मेक इन इंडिया के रूप में हम लोग देख रहे हैं, और इसके अपेक्षित परिणाम नज़र आ रहे हैं। आज भारत कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है, ये व्यक्ति विशेष के आत्मनिर्भर बनने से है। और लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। जी। अदिति जी, मैं एक बात इसमें जोड़ूंगा जो मुकेश जी कह रहे थे। जरूर जो आत्मनिर्भर भारत की बात कह रहे हैं, व्यक्ति की आत्मनिर्भरता, परिवार की आत्मनिर्भरता, समाज की आत्मनिर्भरता, फिर राष्ट्र की आत्मनिर्भरता जी। और इस आत्मनिर्भरता का ये है कि जब आप आत्मनिर्भर होंगे तो आप सही फैसले ले पाएंगे। और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा जो असर दिखाई पड़ रहा है, वो आप देखिए कि भारत अभी तक हथियारों का आयातक था। हम लोग इंपोर्ट करते थे और उसमें रक्षा सौदे में हम लोग बाहर से लेते थे। अब ये मेक इन इंडिया का असर है कि रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, और न केवल आत्मनिर्भर हो गए हैं बल्कि आप आर्म्स इंपोर्टर से आर्म्स एक्सपोर्टर हो गए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा प्रमाण है। दूसरी बात, जहाँ जैसे आम यूज़ की चीज़ें, रक्षा सौदे और मिसाइल और टैंक और इन बातों की अगर छोड़ दें, मोबाइल हर आदमी यूज़ करता है। जी। 2014 से पहले मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थी। आज मोबाइल बनाने वाली 200 कंपनियां भारत में हैं, इंक्लूडिंग भारत में असेंबल होने वाली कंपनियों के अलावा। तो ये आत्मनिर्भरता, तो जब आत्मनिर्भरता आएगी तो देश मजबूत होगा। और आखिर जब मेक इन इंडिया कहा, तो मेक इन इंडिया जब भारत में बनाएंगे तो रोजगार भारत के लोगों को मिलेगा, आसपास के लोगों को, जहाँ भी फैक्ट्री लगेगी वहाँ रोजगार मिलेगा। तो ये रोजगार से भी जुड़ा है और आत्मनिर्भरता आत्मसम्मान से भी जुड़ी है। जी। इसी सवाल में मैं एक और सवाल आपके लिए ऐड करना चाहूँगी सर, कि जिस तरह से मेक इन इंडिया है उसी तरह से एक स्टार्टअप इंडिया भी लाया गया। बिल्कुल। और स्टार्टअप इंडिया का भी यही उद्देश्य है कि देश आत्मनिर्भर बने। तो आप दर्शकों को बताएं कि स्टार्टअप इंडिया किस तरह से लाभदायक साबित हो रही है हमारे देश के लिए। स्टार्टअप इंडिया, ये इसके नाम से ही है कि ये स्टार्टअप इंडिया का मतलब ये हुआ कि जिनके पास कोई अभी तक कोई कल कारखाना नहीं कर रहे थे, एक मानसिकता ये थी कि भाई पढ़ लिख लिए तो सीधे नौकरी करेंगे। लेकिन नहीं, एक ये स्टार्टअप इंडिया की जो योजना है, इसमें आत्मनिर्भरता का एक भीतर से संदेश है कि आप आत्मनिर्भर होइए, नौकरी की मानसिकता से उबर करके आप अपने स्किल को, कौशल को, डिग्री को, एक्सेलेंस को, जो भी आपने अर्जित किया है उसको आप अपने किसी भी क्षेत्र के व्यवसाय में लगाइए। तो व्यवसाय के लिए फिर पूंजी चाहिए जी। तो इसके लिए न केवल स्टार्टअप इंडिया में आत्मनिर्भर भारत भी ऐड है, उसमें मेक इन इंडिया भी है और उसी में मुद्रा योजना भी है। जी। तो आज करोड़ों लोगों को मुद्रा योजना के तहत आसानी से लोन मिल रहा है, क्योंकि आप कुछ शुरू करेंगे तो आपको पूंजी चाहिए, तो पूंजी की व्यवस्था बैंक से हो। तो ये जो प्रधानमंत्री की जो सोच है वो सारी चीज़ों को इंटरकनेक्ट करने वाली है। मेक इन इंडिया
उसी से जुड़ा है स्टार्टअप, उसी से जुड़ी है मुद्रा योजना और उसी से जुड़ा है आत्मनिर्भर भारत। सारी चीज़ें एक क्लस्टर के रूप में, एक पैकेज के रूप में जो भारत के, जिसको न्यू इंडिया कह रहे हैं, नया भारत, तो नया भारत मतलब जो विकसित भारत है, समृद्ध भारत है और जो अपने ऊपर गर्व करने वाला भारत है, वो भारत एक सामूहिक माने क्लस्टर योजनाओं के साथ बन रहा है। उसमें सारी योजनाएं शामिल हैं। दर्शकों, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि आत्मनिर्भरता का जो रोल है, प्रधानमंत्री हर बार एक ही बात कहते हैं, मन से जब भी संबोधित करते हैं देश की जनता को, तो वो हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि देश का हर शख्स आत्मनिर्भर बने, हमारा देश आत्मनिर्भर बने। और उसमें वो मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप हो, मुद्रा लोन हो, ऐसे कई योजनाएं हैं जो अहम रोल अदा करती नज़र आ रही हैं। और साफ तौर पर ये जो न्यू इंडिया का विकास है और नए इंडिया की ओर बढ़ने की जो सीढ़ियों पे हमने चढ़ना शुरू किया है, वो दिखने लगा है। तो अब मेरा सवाल होगा मुकेश जी से कि आज जिस तरह से हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, योजनाएं अहम रोल अदा करती नज़र आ रही हैं। पहले की भी सरकार रही है, कई सरकारें आई हैं, उन सब ने भी योजनाओं का शुरुआत किया है, योजनाएं उनके द्वारा भी लाई गई हैं। तो पहले की योजनाओं में और अभी की योजनाओं में क्या अंतर है कि हम नए इंडिया की ओर अभी बढ़ चले हैं, पहले हमने इसमें देरी कर दी? देखिए, चीज़ें को व्यवस्थित करके प्रसारित करने में ये अभी जो मोदी सरकार है, इन्होंने बहुत बड़े व्यवस्थित ढंग से सब चीज़ों को उपयोग में लाया। पहले की योजनाएं पेपर पे रह जाती थी, अभी की योजनाएं गांव का बच्चा बच्चा जान रहा, ये सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहा हो, चाहे लोग कनेक्ट हो रहे हैं और लोगों को पता है कि अब एक योजना अगर आप मान लीजिए कल लॉन्च होती है तो आज मतलब शहरों तक पहुंच जाती है और अगले दिन वो गांव तक पहुंच जाती है। तो ये जो रोल है ना, आज व्यक्ति बच्चा बच्चा भी जानता है कि क्या योजना है और इसका क्या लाभ है और इसको कैसे उपयोग में लाया जाए। सर ने कहा, दिनेश सर ने कहा कि अगर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन रहा है तो वो अपने परिवार के लिए भी आत्मनिर्भर बन रहा है, राष्ट्र के लिए भी और देश के लिए भी, और देश को भी आगे ले जा रहा है। तो ये सब सूचनाओं का कमाल है कि सूचनाएं जो सरकार अगर शिद्दत से अगर मान लीजिए किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रही है और वो प्रॉपरली अगर कनेक्ट होके मतलब इंटीरियर गाँव तक पहुँच जा रहा है, तो इसी के बदौलत ये योजनाएं जो हैं साकार रूप ले रही हैं। और लोगों को पता है कि अगर सरकार कुछ दे रही है तो उसका उपभोग करते हुए देश हित में इसको कैसे लाया जाए, अपने परिवार हित में कैसे लाया जाए, लोगों के बीच इसको कैसे प्रेजेंट किया जाए और इसका उपभोग करके देश को, राष्ट्र को कैसे विकसित किया जाए, साथ में अपने परिवार का भी विकास किया जाए। तो जो चीज़ें व्यवस्थित ढंग से और दिल से की जाती है तो उसका परिणाम ऐसा ही नज़र आता है। जी जी जी, जैसा कि मुकेश जी ने बताया कि अभी जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार योजनाएं लेकर आई हैं, उसे बच्चा बच्चा जान रहा है। ये सबसे अहम बात है कि योजनाओं को गांव तक, शहरों तक, गलियारों तक हर जगह पहुंचाया गया है। वो पढ़ा लिखा हो या फिर पढ़ा लिखा ना हो, वो किसान हो, चाय बेचने वाला हो, हर किसी तक ये पहुंच रहा है कि कौन सी योजनाएं उनके लाभ के लिए लाई गई हैं, वो कौन सी योजनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस योजना से वो लाभ ले सकते हैं। एक ऐसी ही योजना लाई गई है शहरों के विकास के लिए, वो है अमृत योजना। पूरी तरह से कायाकल्प और परिवर्तन योजना है अटल मिशन के अंतर्गत, जो कि केंद्र सरकार लेकर आई है शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। स्मार्ट सिटी आपने भी कई दफ़ा सुना होगा। तो दिनेश सर से मेरा सवाल होगा कि किस तरह से इस अमृत योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा है? जैसे आपने पहले सवाल किया कि पहले भी विकास हुआ है, अब भी विकास हो रहा है, उसमें दोनों में कैसे फ़र्क आया और फ़र्क महसूस होना, फ़र्क आना और फ़र्क महसूस होना। और अभी जिस अमृत योजना की आप बात कर रही हैं, तो एक जो सरकार की, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम नई कार्य संस्कृति लेकर आए हैं जी। काम करना और कार्य संस्कृति में बदलाव करना एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अब कार्य संस्कृति में बदलाव का ही ये असर है कि पहले सड़क की योजना बनती थी, सड़क की योजना बन रही है, फिर सड़क जब बन गई तो बिजली वाले आए, वो खंभा लगाने के लिए उसको खोद दिए, फिर कोई सीवर वाले आए, उसको उन्होंने नाला बना दिया। तो इसको ध्यान में रखते ये जो एक तरह से संसाधनों का दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग और योजनाओं का लटक जाना, इन सब चीज़ों को, चूँकि प्रधानमंत्री बनने से पहले 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको प्रशासनिक अनुभव है, तो देश को उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव का ये लाभ मिल रहा है कि अगर सड़क की योजना बनानी है, उसे लागू करना है, तो बिजली, सड़क, सीवर, इन सभी विभागों में एक तालमेल होना चाहिए। तो इसी को तालमेल बनाने के लिए उन्होंने
एक गति शक्ति योजना शुरू की कि सारे मंत्रालय आपस में बात करके ही योजना बनाएं कि अगर वहाँ पे सड़क बननी है तो वहाँ सीवर बनना है, तो पहले ये ऐसा नहीं कि सड़क बन जाए उसके बाद सीवर वाले खोद दें, ऐसा नहीं कि पोल लगाने बिजली वाले चले आएँ या वन विभाग वाला है वो कुछ और कर दे। तो सभी विभागों में एक तालमेल, तो एक तालमेल हो जाने से संसाधनों का अपव्यय रुकेगा, समय की बचत होगी और लोगों और वो योजनाएं एक विभाग और दूसरे विभाग में पत्राचार और लिखा पढ़ी वो विभाग उस विभाग को चिट्ठी दे रहा है, तो ये जो टकराव है विभागों में वो बंद होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पटना की एक सड़क का उदाहरण देना चाहूँगा। पटना में पटना जंक्शन से दीघा घाट तक एक रेल लाइन जाया करती थी ब्रिटिश काल में। तो वो रेल लाइन जिस समय जाती थी जब स्टीमर से और इससे व्यापार होता था, नदी मार्ग से व्यापार होता था। अब वो रेल लाइन जब अप्रासंगिक हो गई तो उस रेल लाइन को हटाने की ज़रूरत पड़ी। तो सड़क विभाग रेल को लिख रहा है, रेल विभाग सड़क को लिख रहा है, वो बिहार सरकार को लिख रहे हैं, वो रेलवे को लिख रहे हैं, और दोनों के बीच ऐसे पत्राचार हो रहे हैं जैसे दो देशों के बीच पत्राचार हो रहा है। जी। तो इस हर्डल को, प्रशासनिक हर्डल को दूर किया गया, जिससे योजनाएं तेजी से लागू हो रही हैं। जी। दर्शकों, जैसा कि अमृत योजना को लेकर दिनेश जी ने बताया कि सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार आपस में जो है कनेक्शन कर पा रही है, कनेक्ट कर पा रही है। जितने भी मंत्रालय हैं उनसे बातचीत होकर ही आगे की चीज़ें होती हैं। तो इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि आपको ज़्यादा कष्ट नहीं हो रहा, आपके साथ ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही, जो कि बड़ी बात है। आज के समय में योजनाएं लाना और योजनाओं को इस हद तक कारगर बनाना वो साफ तौर पर दर्शाता है कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। जो न्यू इंडिया का निर्माण हमेशा नरेंद्र मोदी कहते हैं, 2014 में आते ही उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम न्यू इंडिया बनाएंगे और न्यू इंडिया में अपने देश पर ही हम आधारित रहेंगे, हमें दूसरों पर आधारित नहीं रहना पड़ेगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारी निर्भरता खुद पर होगी। ऐसे में मुकेश जी से मैं लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास समय की भी थोड़ी अब दिक्कत है। तो मेरा लास्ट सवाल यही होगा कि किसानों के लिए भी कई योजनाएं लाई गई हैं, तो किस तरह से किसान भाइयों को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? आप चंद शब्दों में इसका जवाब दें। देखिए, किसानों को जो भी हम लोग किसान देश की रीढ़ हैं और किसान देश को महान बनाता है, इस तरह की जो बातें हम लोग सुनते आए थे, आज की तारीख में किसान को हर लेवल पे उनको सौर संचालित सौर से मतलब ऊर्जा से संचालित किए, उनको सुविधा प्रदान की गई है, हर मौके पे उनको सुविधा दी जा रही है। जैसा कि आपने देखा, हर क्षेत्र में हमने बात की, हर क्षेत्र से जुड़ी हुई बात की, और हर क्षेत्र में लाभ मिल रहा है। किसानों को हो, विद्यार्थियों को हो, जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उनके लिए हो, हर तरह की योजना सरकार लेकर आई है और सभी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, और इसी तरह से हम नए इंडिया की ओर बढ़ चले हैं। इसी के साथ हमारे जो स्टूडियो में हमारे दो गेस्ट आए हैं, उन दोनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए। आपका भी मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। दर्शकों, इसी के साथ आशा करती हूँ कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। जो भी जानकारी योजनाओं से जुड़ी हुई आपको दी गई है, उसे पाकर आप लाभान्वित होंगे और साथ ही आप न्यू इंडिया के निर्माण में अपना योगदान देंगे, क्योंकि आगे बढ़ेंगे हम तभी तो न्यू इंडिया का निर्माण होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मैं अदिति सिन्हा आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। देखते रहें डीडी बिहार। नमस्कार।